देखिए छात्रों, आप लोग सरल परिपथ में अब तक विद्युत सेल, उससे संबंधित परिभाषाएं और उनको संयोजित करके हम किसी बैटरी का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि जब कोई विद्युत परिपथ है हमारे पास और उसमें कई प्रतिरोधों का प्रयोग किया गया है, तो उनमें कितनी धाराएं बह रही हैं, अगर ये ज्ञात करना हो और परिपथ जटिल हो तो उसे हम सीधे तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते धारा को। ऐसी स्थिति में जटिल परिपथों को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने कुछ नियम दिए हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। और वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम बनाए हैं। पहला नियम धारा का नियम कहलाता है, जो आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा नियम वोल्टता का नियम कहलाता है, जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जरा देख सकते हैं आप लोग कि प्रथम नियम जो धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस नियम का कहना है कि परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर हम कहें कि बहने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है आदि है, तो उनका जो जोड़ होगा उसको हम सिग्मा चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि सिग्मा I = 0। अब बात आती है कि ये कैसे लागू हो गया। तो आवेश संरक्षण कहता है कि किसी भी बिंदु पर जितना आवेश आएगा उतना ही दूसरी ओर जाएगा, और आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। इसका मतलब जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं वहाँ से दूसरी ओर जाएंगी। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो योग है बीजगणित, वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हमने जो कंडीशन ली है या मानी है, कल्पना की है, उसमें हमने देखा है कि I1, I2, I3 ये धाराएं आ रही हैं और I4, I5, I6 जा रही हैं, तो इसलिए इनको हमने जोड़कर बराबर कर दिया। जब हमने पक्षांतर किया तो अब आप देखेंगे कि आने वाली धाराओं का चिन्ह धन हो गया है और जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋण हो गया है, तब इनका योग 0 हो गया है। तो चिन्ह सहित जब हम जोड़ करते हैं, ऐसे योग को कहते हैं बीजगणितीय योग। इस प्रकार सिग्मा I = 0 हो जाता है किसी भी बिंदु पर। अब बात करते हैं कि भाई दूसरा नियम क्या था किरचॉफ का। वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था। इनका कहना है कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये द्वितीय नियम जो है हमेशा बंद परिपथ में लागू होगा, एक बंद पास में लागू होगा। तो जब कोई परिपथ बंद हम लेंगे तो उसमें सेलों का काम है ऊर्जा देना और प्रतिरोधों का काम है ऊर्जा को खर्च करना। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि न ऊर्जा उत्पन्न होती है न ऊर्जा नष्ट होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेलों ने ऊर्जा दी और प्रतिरोधों में वो व्यय हो गई, अर्थात दोनों का योग जो है वो नियत बना रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्राहा परिपथ में जो ऊर्जा व्यय हो रही थी वो परिपथ में लगे सेलों द्वारा दी गई थी। अब हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है परिपथ में व्यय होने वाली, अगर वो WR है, तो जब कई प्रतिरोधों में खर्च होगी तो सिग्मा WR कह देंगे, और कई सेल लगे हों और उनमें उनके द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सिग्मा W कह देंगे। अगर हम कहें कि उस परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो रहा था तो Q से दोनों पक्षों को भाग दे दें तो ये बन जाता है B और ये बन जाता है E। ओम का नियम कहता है कि B = IR, तो इसकी जगह पे IR लिख देते हैं, तो सिग्मा IR = सिग्मा E। अब इसको शब्दों में अगर हम परिवर्तित कर दें तो हम कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ के अंदर या किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय शब्द का क्या मतलब है, इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। और हमने इस उदाहरण में एक चित्र को लिया है और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है।
इनको 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 से चित्र के अनुरूप जोड़ दिया गया है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सेल E1 की जो धारा है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएगी। तो धन लाइन जो बड़ी वाली होती है, इसका मतलब यहाँ से धारा जाएगी। अब हमने मान लिया कि E1 विद्युत वाहक बल वाला जो सेल था, इसने धारा I1 दी है, ये चलकर पहुंची B बिंदु पर। तब इधर से दूसरा सेल E2 लगा था, इससे भी धारा निकली, इसको मान लेते हैं I2 है, ये भी आ गई B पर। दोनों धाराएं मिल गई और एक नई धारा बन गई I3, जो प्रतिरोध R3 से होकर E तक पहुंचती है। और E से जो दूसरे सेल ने जो I2 धारा दी थी वो उसकी तरफ वापस चलेगी, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। और अब शेष बची धारा I1 पहले सेल की ओर चली जाती है। अब इसको थोड़ा लिखने की सुविधा की दृष्टि से नाम अंकित कर लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु A, B, C, D, E, F है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 बिंदु हैं जहाँ पर कई धाराएं मिल रही हैं, एक तो B पर और E पर। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगा सकते हैं। प्रथम नियम कहता है आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, या हम कहें आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो हमने लिखा I3 बराबर I1 धन I2 और इसको समीकरण मान लेते हैं A। अब द्वितीय नियम को कैसे प्रयोग करेंगे हम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बंद सर्किट हमारे पास है। तो A, B, E, F, A, दूसरा A, C, D, E, F, A और एक है B, C, D, E, B। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है, A, B, E, F, A। तो हमने लिया बंद पास A, B, E, F, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल विधि आप लोग अपना लें तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस पे आधारित सवालों को हल करने में। क्या दिक्कत आती है, अक्सर दिक्कत आती है कि बीजगणितीय योग करना है तो धन चिन्ह किसको देंगे और ऋण चिन्ह किसको देंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें एक तरीका अपनाते हैं, सरल तरीका अपनाते हैं कि जो हमने नामांकन किया हुआ है A, B, E, F, A, तो हम A से चलेंगे और बीच में जो भी प्रतिरोध आएंगे और उनमें जो धाराएं बह रही होंगी उनका गुणा कर देंगे। और क्या ध्यान रखेंगे, अगर वो धारा हमारे जाने की दिशा में जा रही हो तो उसका चिन्ह धन है, और अगर हमारे जाने के विपरीत दिशा में जा रही हो तो उसका चिन्ह ऋण है। अब जरा देखिए A से B तक कोई प्रतिरोध नहीं है तो कोई गुणा नहीं हुआ धारा का। अब B से लेकर E तक देखिए एक प्रतिरोध लगा हुआ है R2 और उसमें धारा बह रही है I2, और इसकी दिशा किधर है, विपरीत। हम जा रहे हैं B से E की तरफ और धारा जा रही E से B की तरफ, इसलिए हमने यहाँ चिन्ह लगा दिया माइनस का, I2 गुणा R2। अब देखिए E से लेकर F तक कोई प्रतिरोध नहीं है। अब F से लेकर A तक एक प्रतिरोध है R1 जिसमें धारा बह रही I1, और I1 की दिशा वही है जिधर हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं F से A की तरफ, धारा भी उधर ही जा रही है, तो इसका चिन्ह धन हो गया। तो हमने लिखा धन I1 R1। अब इसमें प्रतिरोध तो कोई बचा नहीं तो हमने चिन्ह लगा दिया बराबर का। अब देखते हैं कि सेल क्या कह रहे हैं। तो A से B तक कोई सेल है नहीं, B से E तक सेल है E2 और उसकी दिशा किधर है, विपरीत। वो धारा को विपरीत दिशा में भेज रहा है, इसलिए माइनस E2 लिख दिया। फिर E से F तक कोई सेल नहीं है और F से लेकर A तक सेल है E1 और धारा की दिशा वही है जिधर हम जा रहे थे, इसलिए उसका चिन्ह धन E1 हो गया। और इसको सरल करके लिख दिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमने कहा कि भाई इसी प्रकार हम एक दूसरा बंद पास लेते हैं, ये वाला। तो इसमें देखिए B, C, D, E, B। अब B से C तक कोई प्रतिरोध नहीं है, C से D तक प्रतिरोध R3 है और धारा I3 है। धारा उधर ही जा रही जिधर हम जा रहे थे, इसलिए चिन्ह धन का हो गया, धन I3 R3। अब B से E तक कोई प्रतिरोध नहीं है, E से B तक प्रतिरोध है R2 और धारा बह रही है I2 जिसकी दिशा वही है जिधर हम जा रहे थे, इसलिए इसका भी चिन्ह धन हो गया और I2 गुणा R2। अब कोई प्रतिरोध बचा नहीं तो बराबर चिन्ह। अब पूरे के अंदर एक ही सेल लगा है, वो भी E2,
और उसकी डायरेक्शन क्या है, जिधर हम जा रहे थे वही डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। देखिए तो इसलिए उसका चिन्ह धन में आ गया E2। इसको समीकरण 3 बना लिया। और अब हम एक पास पे और विचार करेंगे। अगर इसको ये माने कि इसको नहीं लगाया हुआ है तो ये बाहर का एक सर्किट होगा जिसको कहेंगे ACBFA। अब इसको देखें तो A से C तक कोई प्रतिरोध नहीं है, C से D तक R3 प्रतिरोध है, धारा बह रही I3 और दिशा वही है, तो धन चिन्ह आ गया I3R3 प्लस D से F तक कोई प्रतिरोध नहीं है और F से A तक प्रतिरोध है, R1 धारा है, I1 और दिशा वही है, तो धन I1 R1 बराबर इस पूरे के अंदर केवल एक सेल है बाहर E1 और दिशा वही है, इसलिए धन चिन्ह में आ गया। इस तरह समीकरण 4 बना लिया हमने। और एक बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जितनी राशियां अज्ञात होती हैं उतने ही समीकरण चाहिए हमें उन्हें ज्ञात करने के लिए। हमारे पास अगर I1 I2 I3 तीन राशियां अज्ञात हैं तो 3 ही समीकरण चाहिए। हमारे पास तो 4 समीकरण आ गए हैं, 3 से ही हमारा काम चल सकता था। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल अब उस तरह के समीकरण हो गए, आपने कक्षा 9-10 में हल किए होंगे कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर इतना, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू इतना। इस तरह के समीकरणों को जो हम सरल करते थे तो उनसे x और y z अज्ञात जो राशियां हैं उनके मानों को प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप लोग जानते हैं कि जिस राशि को विलुप्त करना है उसके गुणांक बराबर करेंगे और अगर एक जैसे चिन्ह है दोनों के तो उन्हें घटा देते हैं और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, जिससे कि वो विलुप्त हो जाता है एक अज्ञात और फिर शेष एक अज्ञात रह जाता है जिसे हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार आपकी किताब में अनेकों सवाल दिए हैं, अंकित सवाल दिए हैं इस पर आधारित, उन्हें आप लोग लगाएं। अब आगे का तो पता नहीं है, फिलहाल पिछले वर्षों में तो बोर्ड में एक सवाल ये हमेशा आता रहा है 2 नंबर में, उसके बाद परीक्षा पैटर्न चेंज हो गया तो ये 4 और 5 नंबर में सवाल आता रहा है, इसलिए बड़ा अच्छा सवाल है। इसको आप लोग अच्छी तरह समझें और अभ्यास करें।